Assalamu alaikum friends. I'm Taqdees Siddiqui with Computer Graphics for Bachelor's in Computer Science course being offered by Virtual University, Government of Pakistan. Today is our 20th meeting and we have been talking about projections. Last time you would recall that we talked about parallel projection and its multiple variations. Today we are going to take up with perspective projection. So let's begin. We have talked about parallel projections as being the projections in which from the original points being modeled in the 3D space, we are having projectors which are drawn parallel to each other onto our view plane. Now this perspective projection is suggesting slight variation of the same, where we are not going to have these points of projection being projected onto the view plane with parallel projectors, but with some projectors other than that. होता क्या है, जब हम पैरेलल प्रोजेक्शन करते हैं तो हम पहले देख चुके हैं कि हमारी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स की जो डायमेंशंस हैं वो इंटैक्ट रहती हैं मोर और लेस. वेयरएज अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो की बात कर रहे हों, जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जब वो हमारी नज़रों से दूर है तो उसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं. जैसे जैसे हम उसके करीब आते जाते हैं, वी गेट टू सी इट डिफरेंटली, वी गेट टू फॉर्म अ डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट. ये बात हम पहले कर चुके हैं कि हमारी दोनों आंखें जो हैं, राइट एंड लेफ्ट आई, दे लुक एट ईच ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्लाइटली डिफरेंट एंगल, एंड दैट इज व्हाट गिव्स आवर व्यू द 3D व्यू विच वी कॉल द 3 डायमेंशनल व्यू. और जितनी 2 डायमेंशनल मूवीज जिनकी 3D वर्जन्स बनाई जाती हैं, उनके साथ भी कुछ इसी किस्म का सलूक किया जाता है कि उनको बनाया इस एंगल से जाता है कि उनको इस तरीके से व्यू किया जा सके कि उनके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद द राइट एंड लेफ्ट आई डिफरेंट व्यूज दे सकें. तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो है वो इन दैट सेंस पैरेलल की निस्बत कदरे ज्यादा रियल इमेज फॉर्म करने की कोशिश करती है. बट व्हाइल डूइंग दैट, पैरेलल में तो हमने देख लिया कि ओरिजिनल पॉइंट्स को हम किस तरह से मैप करते हैं ऑनटू अ व्यू प्लेन, बट हाउ वुड बी मैपिंग आर points onto our view plane when we are talking about perspective projection? This is what we are going to talk about today. किसी भी point को corresponding screen pixel के ऊपर हमने किस तरह से दिखाना है. Take a look at this picture. If our point of view is looking at a point which is beyond our screen, then looking at that point through our frame of reference, the screen, where this projection from point of view intersects with the screen is the exact point that we would be interested in finding out and then displaying the projection of that original point over there. Now given we are living in that XYZ planes, 3 dimensions, this screen would be poised somewhere in that 3D plane. 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर किसी जगह पे ये प्लेन पॉइज्ड होगा और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी उसी 3D स्पेस के अंदर ही किसी जगह पे होगा, और वो जो पॉइंट है जिसको हम देखना चाह रहे हैं, डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं अल्टीमेटली ऑन दैट व्यू प्लेन, वो भी उसी 3D स्पेस के अंदर होगा. नाउ लुकिंग एट दैट पॉइंट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू आवर व्यू प्लेन इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. सो यू कैन क्लियरली सी इट सीम्स टू बी quite a mathematical task. Of course, we are going to do it mathematically, but what we are going to do is make things simpler to perceive. Understanding develop करने जा रहे हैं तो हम ये कर लेते हैं कि कुछ assumptions ले लेते हैं. उन assumptions की मदद से हमारा problem ज़रा simplify हो जाएगा. Because ultimate मकसद हमारा यही है कि हम किसी भी given point का perspective projection onto our view plane form कर सकें. इसको बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करने के लिए स्टार्टिंग केस जो हम ज़रा सिंप्लीफाइड वाला ले लेते हैं. इस सिंप्लीफाइड केस के अंदर हम करेंगे क्या कि हम पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको इंसिस्ट करेंगे कि वो जी एक्सिस पे लाई करें. सो फर्स्ट ऑफ आवर असम्पशंस वुड बी कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कहीं और नहीं होगा, बिकॉज हो तो कहीं भी सकता है. वी आर टॉकिंग अबाउट अ 3 डायमेंशनल स्पेस, तो उसमें किसी भी जगह से हम व्यू दे सकते हैं किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का. लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी टू स्टार्ट विद वी आर अस्यूमिंग कि
कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जी एक्सिस के ऊपर है कोई पॉइंट, ठीक है. द स्क्रीन प्लेन ऑन विच वी आर गोइंग टू हैव द इमेज अल्टीमेटली, जिसके ऊपर हमने प्रोजेक्शन लेना है, दैट मस्ट बी पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन. पॉइंट ऑफ व्यू को जी एक्सिस पे रख लिया, अब नेचुरली जी एक्सिस इज गोइंग टू बी ऑर्थोगोनल टू द एक्स वाई प्लेन, और जो स्क्रीन के ऊपर जिसके ऊपर हमने प्रोजेक्शन लेनी है उसको हम एक्स वाई प्लेन के साथ पैरेलल रख लेते हैं. Wherever it may be, but it has to be parallel to the xy plane. With the left and right edges of the screen parallel to the y-axis, and of course the top and bottom edges of the screen would be parallel to the x-axis. Because हम z पे बैठे हुए हैं, point of view हमारा from z है, so अगर आप अपना right hand rule याद कर लीजिए, left hand rule, right hand rule, you will be able to see x और y जो हैं वो तो हमारे thumb और index finger की मदद से बन रहे हैं. So if we are going to have x and y plane being the parallel to our screen or screen being parallel to xy plane, तो screen के जो right और left वाले edge हैं वो y axis के parallel हो रहे होंगे, और जो horizontal edges हैं which are top and bottom, those would be parallel to the x axis. और हम बैठे हुए हैं, point of view हमारा जो जहाँ से हम देखना चाह रहे हैं object को, that is on the z axis. Now for our view to be very natural and come out the way we want it, we will also want that the z-axis should pass through the middle of the screen. Think about it for a while. Why would we want that? Z-axis अगर middle of screen में से गुजरेगा तो that would mean what? That would mean that we would be looking at the whole picture from that very point. वजह इसकी ये है कि हम presume यही कर रहे हैं कि हमारा viewer जो है, which is going to look at the image on the screen ultimately, वो बैठा होगा ऐसी जगह पर जहां से उसकी विजन में जो स्क्रीन है उसका सेंटर उसकी आंखों के सामने होगा, एंड द होल इमेज वुड बी स्प्रेड ऑल अराउंड दैट सेंटर ऑफ द स्क्रीन. दैट इज व्हाई वी वुड लव दिस पॉइंट ऑफ व्यू टू बी ऑन z axis and z axis to pass through the center of the screen. So two common approaches are used with this. The first one, we're going to start with the first one, which is that the point of view is at some point 0 0 minus z. 0 0 minus z would mean कि हम जो origin है उससे पीछे कहीं बैठे हुए हैं. 0 0 x और y की वैल्यूज दोनों 0, z की वैल्यू हम माइनस z रख रहे हैं. दैट मीन्स कि हम origin से पीछे बैठे हुए हैं और हमारा जो व्यू प्लेन है, जो स्क्रीन है जिसके ऊपर हमने इमेज देखना है, वो भी कहीं आगे है. सो वो आगे वाली जगह क्या हो सकती है? फॉर सिंप्लिसिटी हम उसे एक्स वाई प्लेन रख लेते हैं. ठीक है, हम ये कह रहे थे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जी पे होना चाहिए और हमारा जो स्क्रीन है उसको पैरेलल होना चाहिए एक्स वाई प्लेन के साथ. तो अब हमने इसको मजीद एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लिया कि हम खुद को जी एक्सिस के ऊपर एक लोकेशन पे ले आते हैं 0 0 माइनस जी पे, वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू रख लेते हैं और एक्स वाई प्लेन को ही अपनी स्क्रीन समझ लेते हैं. अब जो हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कैलकुलेशंस करेंगे वो काफी सिंपल हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी. जस्ट टेक अ लुक एट दिस पिक्चर. पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए तो जी एक्सिस जो है वो जा रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, सो वी आर सिटिंग एट द नेगेटिव एंड ऑफ इट. माइनस में हम जी पे कहीं बैठे हुए हैं जहां पर एक्स और वाई दोनों वैल्यूज 0 हैं. जिस पॉइंट को हम देखना चाह रहे हैं और प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं ऑन द स्क्रीन, दैट इज लाइंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन. सो this is the kind of situation that we would be dealing with to start with. That the point of view is at z-axis, the screen is at xy plane, and the point that we are going to project on the screen is beyond the screen somewhere. The second is where the point of view lies at the origin and the screen lies on a plane at some positive z coordinate, as is shown in the next figure. सो यहां हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ व्यू को हमने जी एक्सिस पर ही रखना है. सो हम प्रिज्यूम यही कर रहे हैं कि हम जी एक्सिस पर ही हैं, मगर वी मूव अ लिटिल फर्दर एंड गो टू द ऑरिजिन. सो जब पॉइंट ऑफ व्यू एट द ऑरिजिन आ जाएगा तो नेचुरली द स्क्रीन विल हैव टू बी डिस्प्लेस्ड. नाउ दैट डिस्प्लेस्ड स्क्रीन इज अवे फ्रॉम अस बट इज स्टिल ऑन, इज पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन. ऑन द सेम होराइजन इट इज पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन. पहले हमने एक्स वाई को एज इट इज ले लिया था एज द स्क्रीन, और अपने आप को पॉइंट ऑफ व्यू को हमने जरा पीछे रख लिया था एट पोजीशन 0 0 माइनस जी. अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो 0 0 0 पे आ जाता है
x, y, z all 0 at the origin. So we are having our point of view at the origin, but the screen would be poised at some distance on the positive z direction, but would be parallel to the xy plane. So वो condition हमारी वहीं पे intact है. And now again we would be projecting some point which is lying beyond that screen onto the view plane or screen. So ये दो सूरतें मुमकिन हैं. एक वो जिसके अंदर हम z एक्सिस पर ऑरिजिन से पहले कहीं बैठ जाते हैं और पॉइंट ऑफ व्यू यानी वहां रख लेते हैं और अपना स्क्रीन को एक्स वाई प्लेन के ऊपर रख लेते हैं. और दूसरी सूरत यह है कि जब हम पॉइंट ऑफ व्यू को ऑरिजिन पे ले जाते हैं लेकिन स्क्रीन को थोड़ा डिस्प्लेस कर देते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव z डायरेक्शन, बट स्टिल इट रिमेन्स पैरेलल टू द xy plane. Now calculating the screen pixel that correlates to a 3D point is a matter of simple geometric calculations. From a viewpoint above the screen and point of view looking at the xz plane, the geometry appears like the one that is shown in this figure. You see, if we have the point of view at the origin, जहां पर आपको इस वक्त x एक्सिस और z एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, दैट वुड बी द ऑरिजिन. अगर यहां पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो तो स्क्रीन जो है वो हमारी पॉइज्ड है इन द एक्स वाई प्लेन ऑफ कोर्स, और वो यहां पर आपको दिखाई दे रही है द सेकेंड लाइन एस बी वाली, राइट. और पॉइंट जिसको हम मैप करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं ऑन द स्क्रीन, दैट इज बियॉन्ड द स्क्रीन, पॉइंट पी. तो वो पॉइंट अगर आप डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करें ऑन टू द z एक्सिस तो वो z एक्सिस को पॉइंट c पे मीट कर रहा है. सो जो पिक्चर हमने इससे पहले पेंट की थी जिसके अंदर हम ये कह रहे थे कि हम प्रोजेक्शन लेने जा रहे हैं फ्रॉम ऑरिजिन ऑन टू अ स्क्रीन विच इज समवेयर ऑन द z एक्सिस फॉर अ पॉइंट विच इज बियॉन्ड दैट स्क्रीन, उससे भी कहीं परे है, तो उसकी पिक्चर हम बाहर खड़े होकर साइड व्यू से देख रहे हैं. इस सारे सिनेरियो को कि हम ऑरिजिन से देखने जा रहे हैं एक पॉइंट को थ्रू दैट स्क्रीन, उसको आप साइड से देखना शुरू कर दीजिए. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट. लुक एट द पिक्चर अगेन. यू सी, वेल आई कैन सी अ कपल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स. हाउ अबाउट यू? क्या ख्याल है? अगर हम देखें तो पॉइंट ए से पी से सी तक अगर आप जाएं तो दिस इज डिफाइनिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, इजंट इट? और बिल्कुल इसी तरह से ए एस बी को देखिए तो ये भी एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है. This is the perspective that I would like you to have before we start analyzing this situation and try to come up with the mathematical relationship, in this case the trigonometric relationship that would help us form a better view and better image of perspective projection. Now in geometric terms, we say that the triangle from A to B to S is similar to the triangle from A to C to P because the three angles that make up the triangle are the same. The angle from AB to AS is the same as the angle from AC to AP. Well, does that make sense? The two right angles that are of 90 degrees and therefore the remaining two angles are the same. The sum of the angles in a triangle is always 180 degrees. You see what I mean? We've got two right angle triangles. Of course, right angles 90 degrees होते हैं, so वो वाले एंगल तो दोनों के बराबर हैं ही. रही बात बाकी एंगल्स की, तो उनमें से एक एंगल वो है जो दोनों शेयर कर रहे हैं, the one that is being made at the origin. वो एंगल तो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक ही है ना. सो ऑफ कोर्स उसके अंदर तो चेंज होने का या उनके डिफरेंट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. सो दो राइट एंगल्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं 90-90 के होंगे. ये जो भी एंगल है whatever the value may be, but इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए वो है सेम. ना अगर दो एंगल्स सेम हों कोई सी भी दो ट्राइंगल्स के, तो तीसरा एंगल भी उन दोनों का सेम होना बनता है, लामहला होगा, बिकॉज एवरी ट्राइंगल इज गॉट टू हैव 180 डिग्रीज एज द सम ऑफ इनर एंगल्स. सो अगर किसी भी ट्राइंगल को लीजिए और उसके तीनों एंगल्स ऐड कीजिए तो यू गॉट 180 डिग्रीज. तो अगर 180 डिग्रीज हर एक ट्राइंगल के ही होते हैं और हमने इन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को देख लिया कि इन दोनों के अंदर एक एक एंगल 90 डिग्री का है, एक एंगल ऐसा है जो दोनों शेयर कर रही हैं सेम, तो तीसरा एंगल भी दोनों का सिमिलर ही होगा. इट कैन नॉट बी डिफरेंट बिकॉज द सम फॉर ईच
has to end up at 180 degrees. So that is what makes them similar triangles. Look at the picture again. हम किन की बात कर रहे हैं? Triangles from A to B to S and the triangle from A to C to P. इनके अंदर जो एंगल पॉइंट B पे बन रहा है ABS वो 90 डिग्री का है, और जो आउटर ट्राइंगल है बड़ी वाली उसके लिए ACP वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है. जो एंगल ये शेयर कर रहे हैं वो कौन सा है? SAB for the smaller triangle and PAC for the bigger triangle. ये exactly same ही एंगल है, therefore वैल्यू सेम होगी. दो 90 वाले मिल गए हमें, ये दोनों सेम होंगे, तो नेचुरली जो तीसरा एंगल बनता है वो है छोटी ट्राइंगल के लिए ASB वाला और बड़ी के लिए APC वाला. दोनों बराबर होंगे. They've got to be equal because otherwise we cannot have the sum of these angles to be equal to 180 degrees. So ये तो तय हो गया कि ये दोनों triangles जो हैं वो similar हैं. Now what also holds true from these similar triangles is that the ratio of the two sides also holds between the similar triangles. Now this means that the ratio of BS to AB is the same as the ratio of CP to AC. Take a look at that. The ratio of BS to AB should be the same as the ratio of CP to AC, because the two triangles have already been proven to be similar. Therefore इन ratios को भी दोनों के लिए hold करना होगा, and they do. See what we are going to make use of this information for. Very interesting, because we know what AB is. Do you see what AB is? Let's go back. AB. Now this segment is actually what? Is going to tell us how far is the screen poised from the origin. So अगर हमें स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स का पता है तो स्क्रीन का जो Z कोऑर्डिनेट है वो एक्चुअली हमें ये डिस्टेंस दे देगा फ्रॉम पॉइंट A टू B, बिकॉज B वाला पॉइंट वही है जहां पर स्क्रीन इंटरसेक्ट कर रही है हमारे Z एक्सिस को, या स्क्रीन लाई करती है ऑन द Z एक्सिस. सो जो स्क्रीन का Z कोऑर्डिनेट होगा that would actually be used to give us this segment AB. And we know that AC is point dot Z. How come? देखिए पॉइंट P कहाँ है? पॉइंट P की हमने प्रोजेक्शन देखी थी ना ऑन टू द Z एक्सिस, C के ऊपर जाके उसने इंटरसेक्ट किया. सो पॉइंट P का जो Z कोऑर्डिनेट होगा that would give us AC. Screen का Z coordinate gives us AB. Point का Z coordinate would give us AC. So CP क्या होगा? That would be point dot X. You can see that. X coordinate के against हमें जो value मिल रही है point P की, that is going to give us that segment line CP, because this is the height that we are going to cover parallel to the x-axis. So point का x-axis हमें CP लेंथ दे देगा, जबकि point के z-axis ने हमें AC लेंथ दी है. So this all is now starting to make sense. All pieces are falling in place, and now we can say that BS over AB is the same as CP over AC, right? And from the same relation we can compute that BS would be equal to AB times CP over AC. And if we replace the values that we have already just found out for these segments, AB, CP और AC के लिए जो हमने values अभी देखी हैं, अगर वो हम replace कर दें इसी relation में, तो what do we get? We get BS is equal to screen dot Z times point dot X over point dot Z. स्क्रीन का Z कोऑर्डिनेट वो वैल्यू टाइम्स पॉइंट के X कोऑर्डिनेट की वैल्यू ओवर और डिवाइडेड बाय पॉइंट के Z कोऑर्डिनेट की वैल्यू. दैट इज गोइंग टू गिव अस BS. Now please note that screen dot Z is the distance D from the point of view which is at the origin, or we can also call it as the scaling factor.
यू सी व्हाट आई मीन, स्क्रीन हमारी स्क्रीन डॉट जी जो है वो हमें बता रहा है कि ऑन जी एक्सिस स्क्रीन ऑरिजिन से कितनी दूर है, ठीक है ना। अगर हम इस जी वैल्यू को बढ़ा देंगे तो ये फर्दर दूर जा रही होगी, अगर इसको हम कम कर देंगे तो ये ऑरिजिन के करीब आ रही होगी. सो इफेक्टिवली फॉर आवर प्रोजेक्शन this is going to vary the displacement of the screen. This is going to cause the image to be formed differently depending upon where the screen is. So इसी वास्ते हम इसको scaling factor भी कहते हैं, because अगर हम screen को परे ले जाते हैं in terms of the basic concept of perspective projection, we will be having a distant view of the object. करीब ले आते हैं, we are going to have a different view. So this is going to act as the scaling factor at the end of the day, depending upon what value we give to this, the screen dot z thing, that would change the placement of the screen on the z axis, and hence the projected picture in the image as well. Now there is a final transformation that the points must go through in this transformation procedure when we are talking about perspective projection. एक काम अभी रह गया, बाकी सारी कैलकुलेशंस तो हमारी हो गई, लेकिन ये फाइनल काम जो है ये होना जरूरी है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. द ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स 3D पॉइंट्स डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द व्यू ऑरिजिन इन व्यू स्पेस एंड टर्न्स देम इनटू 2D पॉइंट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द डिस्प्ले. हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि जब कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि 3D स्पेस में डिफाइंड है उसको ड्रॉ करने की बात करते हैं, तो उस सूरत में वी आर गोइंग टू हैव इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ 2D पॉइंट्स. सो अगर हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है तो उसकी पिक्चर जब तक हम 2D के अंदर 2D कोऑर्डिनेट्स उसके जो हैं वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उसको ड्रॉ कैसे करेंगे स्क्रीन पे. तो स्क्रीन पे ड्रॉ करने के लिए किसी भी 3 डायमेंशनल मॉडल्ड ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ऑन टू 2D. सो हमें हर एक रेफरेंस पॉइंट के लिए, हर एक उस पॉइंट के लिए जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग काउंटर पार्ट 2 डायमेंशनल स्पेस में रिक्वायर्ड होगा. जैसे अगर हमारे पास पॉइंट XYZ है तो उसके लिए उसको हमने जिस जगह डिस्प्ले करना है ऑन द स्क्रीन उसको XY कोऑर्डिनेट्स में लाना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट वुड बी द लास्ट स्टेप. बाकी काम हमने कर लिए कि वो हमारी व्यू प्लेन कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उसके मुताबिक उस ऑब्जेक्ट को किस जगह नजर आना है, और जिस जगह नजर आना है वहां पे उसका साइज क्या बनेगा, उसकी डायमेंशंस क्या बनेंगी. लेकिन फिर इसी को एक्चुअल स्क्रीन पे फाइनली डिस्प्ले करने के लिए वी वुड बी रिक्वायरिंग इट टू बी एक्सप्रेस्ड एज द 2D कोऑर्डिनेट्स. सो उन 2D कोऑर्डिनेट्स में लाने वाला स्टेप जो है दैट वुड बी द फाइनल स्टेप इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन. So after transforming and clipping the polygons that make up the scene such that they are visible on the screen, the final step is to move them into the 2D coordinates. Since in order to actually draw things on the screen, we need to have absolute XY coordinates. जब तक हमारे पास values in terms of XY नहीं आएंगी, तब तक हमारे objects जो हैं उनको 2D स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना मुमकिन नहीं हो सकेगा, बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन दैट स्क्रीन के ऊपर हमारे पास ऑल दैट वी हैव टू प्ले विद इज X एंड Y. लंबाई और चौड़ाई है हमारे पास, ऊंचाई या गहराई का कॉन्सेप्ट नहीं है. लेकिन जब हम 3D ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वो तो डिफाइन हो रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड विड्थ एंड लेंथ एज वेल. सो डेफिनेशन तो उनकी उसी टर्म्स में आ रही होगी, लेकिन उसको डिस्प्ले कराने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू 2D पिक्चर. जिस तरह से हमने जब 3D कॉन्सेप्ट्स लिए थे तो उसमें हमने जिक्र किया था कि कोई सा भी 3D ऑब्जेक्ट अगर हो, उसको अगर आप से क्यूब को ही ले लें और उसका शेडो ऑन द स्क्रीन दिखाना चाहें जो जमीन के ऊपर पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल होगा और उसकी लुक 3D में आ रही होगी, लेकिन जो उसका शेडो है वो तो 2 डायमेंशनल पिक्चर होगी. सो दैट वुड नॉट बी हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द एजेस एंड कॉन्टोर्स दैट वुड बी rendered in such a manner that they should cut a realistic look, और इस तरह की बात नहीं होगी. उसके अंदर कौन सी सरफेस नजर आनी है, कौन सी नजर नहीं आनी, वो इशू नहीं होगा, बिकॉज दैट वुड बी ओनली शेडो, एंड शेडो वुड बी ऑन अ 2D
plane, and that would be having only 2 dimensions. But in this case, what we are trying to do is that we should not just end up with a shadow-like thing. We should end up with a picture which should give us the realistic view, as if we are looking at a 3-dimensional object. तो जो concept हमने इससे पहले parallel projections में भी देखा था, that we've got such different parallel projections that allow us to look at multiple sides of a 3-dimensional object like a cube. तो वो requirement है हमारी कि at the end of the day जब हम projections बनाएं 3D objects की, तो वो ऐसी हों कि जो हमें perspective में दिखा रही हों उन्हें. We should be able to see them and we should be able to draw them in 2D space. So the way this is used to be done originally was without matrices, just as an explicit projection calculation, the way we have talked about earlier on. So the point x, y, z would be mapped to a point x dash, y dash using equations like this. That x dash would be equal to scale times x over z plus x center, and y dash would be height minus scale times y over z plus y center, where scale would be the scaling factor for the screen that we are going to use, and height would be the height of the screen, and x center and y center would be the center of the screen. That would be usual way of calculation of the point x dash, y dash. But the perspective projection matrix can be set up slightly differently. The aspect ratio of the screen, which is in terms of width and height, that can be calculated. Now, aspect ratio, we have already defined this term, aspect ratio, earlier on. So, aspect ratio हम calculate करते हैं in terms of the height and width of the available medium that is used to be displaying objects on the screen. So, screen की height, screen की width, अगर हमारे पास दोनों available हैं, तो aspect ratio calculate करने के लिए हमें कुछ मसला नहीं होगा. We'll be able to define a formula for calculating aspect ratio as height over width. So, aspect is equal to height over width. We calculate W is equal to aspect times cos of field of view over sine of field of view. This is where we are going to take a look at the object from the point of view. H is equal to cos of field of view over sine of field of view. Now, having specified H as cos of field of view over sine of field of view, we would be able to write W or rewrite W to be equal to aspect times H. And we also define Q as Z far over Z far minus Z near. Now, this is a concept which we would be discussing in detail later on, but that is Z far and Z near would be actually defining those two planes, those two screens which would be used in order to come up with the image. What happens is that we have a safe range for a value of Z where if screen is poised, we are going to see image of the point or the object that we are going to project. And there is a far point where if screen is placed, still the required image would be made onto the screen. This safe region, which is known as the frustum, we are going to talk about the detail of it a little later on. That is what determines this Q factor. Q would be calculated as the Z far over Z far minus Z near. Now, with these parameters, the following projection matrix can be made. You are looking at this matrix now. Look at the main diagonal, which for the first 3 rows and columns appear to be W, H and Q. और third column, 4th row में अगर देखिए तो you see minus Q times Z near. So let's get back and look at the definitions that we have already made. Aspect we have defined as height over width. W we have defined as aspect times cos of field of view over sine of field of view. And similarly we have defined H to be equal to cos of field of view over sine of field of view. And using this value of H, I said that we can rewrite W as being aspect times H
and similarly we have defined q to be z far over z far minus z near, which would be the z coordinate for the far plane and the near plane. And that would help us set up a projection matrix like this. First row, first column, W. Second row, second column, got that H value, cos of field of view over sine of field of view. And third row, third column has got Q, which is defined as the Z far over Z far minus Z near. And you have seen the fourth row, third column being posed as minus Q times Z near. Now, using this matrix, what would happen? Just for the heck of sanity, just check it, that what happens when we multiply using this transformation matrix and the coordinates of the point to be projected, which is x, y, z point. X, y, z1 is the homogeneous coordinates for the point x, y, z. When it is multiplied by this matrix, W 0, 0, 0, 0, H 0, 0, and 0, 0, Q 1, and 0, 0, minus Q z near and 0. When we multiply them together, what we get is on the right hand side. See, first row when gets multiplied by the first column, that is going to result in what? X times W, Wx. बाकी चूंकि तीनों वैल्यूज फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि जीरोज हैं, so those zeros are going to make all the rest of the values to be 0. So first value in the resulting matrix, which is a row matrix, would be Wx. इसी तरह से आप इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए. What do you see? X times 0 would be 0, y times h, that is going to give us hy, and the rest of the two values are again a couple of zeros. So 0 into z would be 0, 0 into 1 would again be 0. So what we get is hy as the resulting second value in this row matrix. और इसी तरह से x, y, z 1 row को आप multiply कीजिए with the third column, and what do you get? X into 0, 0, y into 0 would be 0, z into q, that is going to give us qz, and 1 would be multiplied by the last value, which is minus q times z near. So that is going to give us minus q times z near as it is. So the third value would be qz minus q times z near. Okay? And last value, that would be resulting in z, because when we multiply the row matrix x, y, z 1 with the last column, what we get is x into 0, 0, y into 0, 0, z into 1 is z, 1 into 0 is again 0. So the resulting matrix is wx, hy, qz minus q times z near, and z. These are the four values that we get. All right, does that ring some bells? Let's hope so. Keep thinking about it. That's almost what we wanted. Why almost? अभी हमने जो matrix देखा है, the row matrix that results in after the multiplication of the two matrices, that is having z as its last element. Can you recollect जो हमारा homogeneous coordinates का concept था, उसके अंदर तो अगर हमारे पास आखिर में 1 मिल रहा हो, तो हमारे पास जो पहले 3 coordinates आ रहे होते थे, those would suffice for the values of x, y, and z. Correct? But now, here, the problem is that we have z sitting over there as the last value. What do you think would be a solution? We want that last value to be 1, but that is appearing to be some value z. तो अगर उसको हम 1 बनाना चाहें, so that हमारा वो जो homogeneous coordinates वाला concept है वो जरा simplify हो जाए और हम आसानी से x, y, z coordinates में वो हासिल कर सकें, तो क्या तरीका हो सकता है? ठीक है, सबको हम z से मल्टीप्लाई कर देते हैं. एक्चुअली हमारा होमोजीनिटी फैक्टर जो है वो तो w है, लेकिन उस w की इस कैलकुलेशन के बाद, इस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू सामने आई है वो z है. सो अगर हमें ये रिक्वायरमेंट हो कि हमारे पास जो फर्स्ट 3 कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऐसे मिल जाएं कि जिनकी वैल्यूज को हम एज इट इज इस्तेमाल कर सकें फॉर x, y एंड z, तो उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि होमोजीनिटी फैक्टर जो है वो 1 हो. तो होमोजीनिटी फैक्टर यहाँ पे z आ रहा है, उसको 1 बनाने का काम जो है वो हम कर सकते हैं.
Let's do that. So in order to make it 1, what we do is that we divide all the 4 components with z. Dividing all the 4 components by z would give us the last value to be 1, because z over z would be giving us 1, and बाकी जो तीनों coordinates होंगे उनकी जो transformed values होंगी, जो नई values होंगी, those would be used as it is, as the Cartesian coordinates. So ultimately, having divided all the 4 components by z, what we get looks like this: wx over z being the x coordinate, hy over z would be the y coordinate, and q times 1 minus z near over z, that would serve as the z value, z coordinate. And now the last value is become 1, because आखिर में z पड़ा हुआ था ना, हमने z से divide किया, that became 1. So अब ये जो picture है, this is analogous to our good old pictures that we have already seen for the homogeneous coordinates of the points, 3D points. तो अब हमारे पास जो ये picture बनी है, इसमें first 3 values can safely be used as the x, y and z coordinates of the point, because now homogeneity factor को हमने successfully 1 के बराबर कर लिया है. As you can see, this is exactly what was wanted. The width and height are still scaled by values as in the above equation, and they are still divided by z, which is a known value again. We then multiply the word view and projection matrices together in that very order to get a total matrix that transforms points from object space to the screen space. So जिस space में हमारा object defined है, उस space से screen तक लाने के लिए हम ये steps जो हैं ये कर सकते हैं. So what we do is that we start with the word coordinates using the local coordinates times the word coordinates matrix. This gives us the view to be equal to word times matrix of view coordinates. That results in the next step where we use the same view coordinates matrix and multiply it by the projection matrix to come up with the screen. So overall, अगर हम इन तीनों steps को इकट्ठा कर दें, यकजा कर दें, तो फिर we can say that the screen coordinates can be had by a successive multiplication of the local, word, view and projection coordinates. Right? जो matrices हमारे पास बनते हैं word coordinates के, view coordinates के और projection के, उन सब को हम इसी order में अगर multiply कर लें, तो ultimate resultant would be our required screen coordinates that we can use to project our image and display it on the actual screen. So that brings us to a little elaborative discussion on the viewing frustum that we referred to earlier on. The volume within the pyramid between the front and back clipping planes is the viewing frustum. Objects are visible only when they are in this volume. Let's take a look at this picture. Camera is where we are going to start viewing from. So जहाँ से हम देख रहे हैं, हमारे रास्ते में कैमरे का जो हिस्सा कवर कर रहा है, जिस सीन के जिस हिस्से को कैमरा जो कवर कर रहा है, उसमें आपको एक प्लेन तो दिखाई दे रहा है जो कि पीछे है, जो कि बड़े साइज में नजर आ रहा है, और एक फ्रंट पे प्लेन है जो कि छोटा है. The nearer it becomes to the camera, the smaller the size would be. और the back plane जो है, that is always larger. अब इन दोनों प्लेन्स के दरम्यान में, जिनको हम फ्रंट और बैक क्लिपिंग प्लेन्स कहते हैं, इन दोनों प्लेन्स के दरम्यान में जो वॉल्यूम है, इसे व्यूइंग फ्रस्टम कहा जाता है. This whole picture is being referred to as a pyramid because अगर आप स्टार्ट करते हैं from your viewpoint where the camera is looking at the scene from, तो उस पॉइंट से towards the ends of the two viewing or clipping planes हमारे पास जो लाइनें जा रही हैं वो they are originating from this point, they are emanating from this point. और इन perspective अगर आप देखें तो this front viewing plane जो हमने बना रखा है, this is the first step beyond which everything that would be appearing
till we reach the back clipping plane would be visible, would be displayed in our scene. So इस पिक्चर को जो कि स्टार्ट अगर हम करते हैं हमारे स्टार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे कैमरा पड़ा हुआ है और खत्म करते हैं बैक क्लिपिंग प्लेन पे, तो ओवरऑल जो शक्ल बनती है दैट इज कटिंग द लुक्स ऑफ अ पिरामिड. और इस पिरामिड के अंदर हमारे पास जो दो प्लेन्स हैं जिसको क्रॉस सेक्शनली कट कर रहे हैं, दोज प्लेन्स आर डिफाइनिंग द व्यूइंग फ्रस्टम विच इज द वॉल्यूम एनकेज्ड बाय दीज टू front and back clipping planes. Anything that is within this volume would be visible. Anything beyond this volume, चाहे वो front वाले viewing plane से पहले हो towards camera, towards viewpoint हो, या back clipping plane से beyond हो, उससे परे हो, away from camera हो, दोनों सूरतों में वो चीज़ दिखाई नहीं देगी. So any object which would be lying or appearing between these two in this volume, that would be visible. And the volume where these objects appearing are made visible is called the viewing frustum. So the viewing frustum is defined by the field of view and by the distances of the front and back clipping planes, which are specified in z coordinates. You can recall हमने जो अपनी simplified शक्ल देखी थी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमने बनाई थी, उसमें ये कहा था कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसे हम प्रिज्यूम करते हैं कि दैट इज लाइंग ऑन z एक्सिस. सो इफ द पॉइंट ऑफ व्यू इज लाइंग ऑन z एक्सिस एंड वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द सीन, तो नेचुरली ये वाले जो व्यूइंग फ्रस्टम्स होंगे दे वुड बी एट सम डिस्टेंस ऑन द z एक्सिस. वी आर लुकिंग एट द सीन फ्रॉम ऑन द z एक्सिस. एक केस में हमने ये भी प्रिज्यूम किया था कि उसको हम पॉइंट ऑफ व्यू को अपने ऑरिजिन पर भी ले जा सकते हैं, फाइन, बट स्टिल the planes which we are going to use to make this viewing frustum, they would be lying on z axis. So the distance would be defined by the distance of the clipping plane, how far it is on the z axis. So z coordinate जो हमें बता देगा कि हमारा front clipping plane किससे क्या आ रहा है, z coordinate of the far clipping plane जो है वो हमें बता देगा कि वो back clipping plane कहाँ पे lie कर रहा है. And hence the concept of the z near and the z far that we have used earlier on as well. We are going to make use of the same concepts of the z near and z far, which would be the z coordinates of the front clipping plane for near and far for the distant back clipping plane. Take a look at this picture. Now this is what gives us a perspective of this situation, where camera is defined as the starting position on the left hand side, where these projections are coming out from, emanating from. और z एक्सिस के ऊपर है चूंकि हम, तो आपको z एक्सिस जो है वो दिखाई दे रहा है एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एज अ हॉरिजॉन्टल वेक्टर ओवर हियर. और जो हमारा व्यूइंग फ्रस्टम है दैट इज बीइंग डिफाइंड बाय द नियर एंड द फार प्लेन. नियर प्लेन जो हमारा वो हम स्क्रीन के तौर पे देख रहे हैं, और फार प्लेन जो है वो पीछे डिफाइंड है, द फार्दर राइट हैंड साइड वर्टिकल लाइन. In between this screen and the far plane would be our viewing frustum. Now this viewing frustum is being defined in terms of the field of view. Field of view जो है वो define होता है by what is viewable by the eye or by the camera, by the viewer. Like human beings, we can view certain area. When we are looking in some direction, towards right and toward left, वो direction आप जिस तरफ भी देख रहे होंगे उसके मुताबिक एक खास एरिया है जहां से बियॉन्ड हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, वो हमारा फील्ड ऑफ व्यू बनता है. अगर हमने फील्ड ऑफ व्यू अपना चेंज करना है तो वील हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ व्यू. हम जिस तरफ देख रहे हैं उसको हम चेंज करेंगे, उसके मुताबिक हमारा फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा. लाइक अगर मैं इस वक्त आपकी तरफ देख रहा हूं तो एक खास डिस्टेंस है टुवर्ड्स राइट जिसके बियॉन्ड जो चीजें पड़ी हुई हैं वो मुझे दिखाई नहीं दे रही. उसी तरह से टुवर्ड्स लेफ्ट भी, दिस इज डिफाइनिंग माई फील्ड ऑफ व्यू. सो ये फील्ड ऑफ व्यू जो है, जो कि कैमरा जहां से देख रहा होगा या जहां से आई देख रही होगी, जहां से हम दिखाना चाहते हैं सीन को, दैट वुड बी डिफाइनिंग कि जनाब हमारे पास जो डायमेंशंस हैं हमारे नियर प्लेन की और फार प्लेन की वो क्या होंगी. सो जी वैल्यू बता देगी किस जगह इसको पॉइज करना है, और अकॉर्डिंगली फिर हमें ये पता चल जाएगा कि कितना एरिया ऐसा है जो कि व्यूएबल है ऑन दैट स्क्रीन, एंड फार प्लेन से पता चल जाएगा कि इसके बियॉन्ड अगर कोई ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है तो उसको हमने क्लिप कर देना, उसको नहीं दिखाना है. सो इस पिक्चर में अगर आप देखिए गौर से, तो फील्ड ऑफ व्यू जो है, अगर आप जी के ऊपर
जो हमारी प्रोजेक्शन है उसके साथ एंगल देखिए तो दैट इज बीइंग मार्क्ड एज FOV by 2, बिकॉज ओवरऑल एंगल हमारा फील्ड ऑफ व्यू का जो है उसको हम हाफ कर रहे हैं, यहाँ पे आधा हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं और आधा नीचे. सो half of the field of view would be FOV by 2, and this distance D, capital D, can be given as the distance from the camera or the point of view to the screen. So अगर distance हमारे point of view से या कैमरा से स्क्रीन तक का वो कैपिटल D है, तो फिर इस upper portion को अगर आप देखिए which is forming the half of the height of the screen, वो क्या होगा? That would be D times tangent of FOV by 2. So इसी की मदद से हम given the z front that we know कि स्क्रीन को हमने कहाँ पॉइज किया हुआ है, उसकी z कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें मौजूद है, हमारे पास मौजूद है, हम बता सकते हैं कि इस फ्रंट व्यू प्लेन की हाइट क्या होगी, व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ दिस फ्रंट व्यू प्लेन और फ्रंट क्लिपिंग प्लेन. जो फार प्लेन है हमारा जो बैक के ऊपर आ रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी अकॉर्डिंगली मेजर्ड एंड स्पेसिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द z वैल्यू विच इज बीइंग यूज्ड फॉर दैट फार प्लेन. फार प्लेन z एक्सिस के ऊपर कितना अवे है, कितना फार पॉइज्ड है, दैट वुड गिव अस द z कोऑर्डिनेट, that would be given by the z coordinate of the far plane. So that value can be made use of to calculate the size and dimension of the far plane as well. Now given these two, the near and the far plane, we should be able to define our viewing frustum, and the objects that appear within this volume, they would be displayed, and those that lie outside, either ways, they would be clipped and would not be displayed. So the matrix that we are going to get for this transformation would be 1 0 0 0 0 1 0 0 and 0 0 1 1 by d, 1 over d. D is the distance between the viewpoint where the camera is and the front plane or the screen, and the last row would be 0 0 0 1, and the translation would be 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 minus d 1. So you can clearly see that these two matrices together would be able to form our transformation. So T times P can be given as this compound matrix. This comprehensive matrix would be 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 over d and 0 0 minus d 0. You can actually multiply and find out that this is actually going to be the resultant of multiplication of t with p. And after translation of the cube, if we have this cube as our representative object, just look at this figure. अगर हमारी कैमरा पोजीशन जो है वो ऑरिजिन पे है और ये पॉइंट है जहाँ से हम देखने जा रहे हैं इस क्यूब को, तो उस सूरत में आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, हैविंग दिस प्रोजेक्शन डन, वी विल बी हैविंग दिस ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटेड ऑन टू द ऑरिजिन. इसका जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ से हम हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को जब देखेंगे तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे ऑन टू द ऑरिजिन, एंड दिस वुड बी द रिजल्टिंग पिक्चर when the object is appearing in our viewing frustum. इसको हम पूरे के पूरे viewing frustum को इस तरह से poise कर सकते हैं that the center of this viewing frustum actually becomes the center of our view. So our point of view actually starts looking at this viewing frustum or this volume where all the objects encaged would be displayed on the screen as being poised on the origin. So aspect would be calculated as height over width, W as aspect times cos of field of view over sine of field of view, H as cos of field of view over sine of field of view, and Q as Z far over Z far minus Z near. And the matrix would be formed as W 0 0 0 0 H 0 0 0 0 Q 1 and 0 0 minus Q Z near 0, where W can be expressed as cotangent of field of view of W over 2, H as the cotangent of field of view of H over 2, and Q can be determined as Z far over Z far minus Z near.
So this was all about the perspective projection, where as opposed to parallel projection, what we were looking at was not exact same size true length pictures. What we were looking at was some picture which was defined using the perspective that we want to have in order to look at it. So depending upon where we want this object to be appearing, its shape, its form, its faces that we get to see, that would be varying. So we have discussed a very simplified form of it, in which we said that okay, we are going to start with the most simple case, simplest case, जिसके अंदर हम या तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ऑरिजिन पे रख लेंगे या फिर इस तरह से पॉइज करेंगे कि वो जी एक्सिस के ऊपर ही रहे, और जिस स्क्रीन के ऊपर हमने प्रोजेक्शन लेनी है उसे हम ले लेते हैं एज एक्स वाई प्लेन और a plane which is parallel to xy plane, और फिर उसके ऊपर हम projections calculate करते हैं. Just recapping the things that we have discussed today very quickly. We started off with the basic idea why we would be requiring perspective projection and how we can manage that. We have seen the basic concept was pretty simple, that we have a point of view from where we are going to take a look at a point which is to be projected on the screen through the screen, and screen would be, for simplicity, poised as a plane parallel to xy when we are having our point of view on the z-axis somewhere towards negative side of the z, or in the other case we said that we can have our point of view at the origin and poise our xy plane, our screen as parallel to xy plane on the z-axis, and then project our point onto that screen. इसी को हमने सिंप्लीफाई करके कहा था कि इसी पिक्चर को अगर आप फ्रॉम स्टैंड पॉइंट आउटसाइड दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखना शुरू करें तो यू विल बी एबल टू सी दैट दिस इज अ प्रीटी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक सिचुएशन वेयर वी हैव अ कपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, एंड मेकिंग यूज ऑफ दीज सिमिलर ट्राइंगल्स वी केम अप विद सम वेरी इंटरेस्टिंग, easy to understand relationships that gave us the projection of the point of interest, which in this case is appearing as P, onto the screen, which in this case is appearing as the BS. And using the concept of homogeneity, we came up with this homogeneous coordinate row vector, which was Wx over Z, Hy over Z, Q times 1 minus Z near over Z, and finally 1 for the homogeneity factor. And then we talked about the concept of a viewing frustum, which we defined as a volume encaged between the front and the back clipping planes. And then using the same concept, we calculated how the perspective projections for these frustums can be calculated. So folks, that was all about the perspective projection. So now we have talked about parallel projection as well as perspective projection. In parallel projection, we have seen that our projectors are parallel to each other, whereas in case of perspective projection, the projectors are not parallel to each other. They are emanating from our point of view, and we look at the point of interest through a screen on which the projection is required. And for that, we have seen a couple of methods of projection, and then we have also defined the concept of a viewing frustum, where the objects appearing in the frustum or in that volume are displayable, and all others that are appearing beyond the ranges of that frustum are not displayable. So this concludes our discussion about the projections, the parallel and the perspective projections. We are going to revisit some of other projections definitely, but for the moment, let's call it a day. Hope to see you again next time inshallah with some other interesting topic. Fi amanillah.